हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पहले मैं 2 क्लासेस ले चुकी हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके रीट के जो फोल्डर है उसमें से वो दोनों क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि पहली 2 क्लासेस में हमने फ़ोनेटिक चार्ट के बारे में पढ़ा और उसमें हमने ये देखा कि किस किस तरह के साउंड्स होते हैं और उन साउंड्स में हमने वॉल साउंड्स पढ़े, कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़े और वॉल साउंड्स में भी हमने दोनों मोनोथॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स दोनों के बारे में पढ़ा। तो जिस तरह से जो भी आपको चार्ट दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, आप उसको देखिए। उसमें ये जो स्टार्ट में एक बार वापस आपको बता देती हूँ कि ये जो 12 साउंड्स हैं वॉल साउंड्स, ये हम पढ़ चुके हैं और इनको हमने 2 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं 5 + 7 में, जिसमें प्योर वॉल्स भी होते हैं और जिनको हम प्योर वॉल्स को प्योर लॉन्ग वॉल्स भी बोलते हैं और शॉर्ट वॉल्स भी होते हैं। तो 5 + 7 मिला के ये टोटल 12 हैं। जिस तरह से हिंदी में जब आप आ इ ई इस तरह से बोलते हैं, छोटी और बड़ी जो मात्राएं होती हैं उस हिसाब से इनको भी डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसको अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद में ये पढ़ने के बाद हमने स्टडी किया था कि डिप्थॉन्ग्स कौन से होते हैं, यानी जो 2 प्योर वॉल से मिलके बनते हैं वो वाले डिप्थॉन्ग। ये हमारे डिप्थॉन्ग्स हैं जो 8 हैं टोटल नंबर में, जिसमें हमने पढ़ा था ए, आई, ओ, ई, ए, उ, औ और औ। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स जैसे हमने पूरे उसमें डिस्कस कर रखे हैं, आप उस वीडियो को ही देख लीजिएगा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम कॉन्सोनेंट साउंड्स में किस तरह से कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह में जब ये जो स्पीच साउंड्स होते हैं, यानी कि मुख या नाक से जब श्वास बाहर छोड़ते समय ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, यानी जैसे जीभ, कौन कौन से ऑर्गन, जैसे जीभ यानी टंग, तालू, तालू को बोलते हैं पैलेट, दांत यानी टीथ, होठ यानी लिप्स, और नाक का रास्ता जो जो नाक से आवाज़ निकलती है उसके लिए हम उसको नेज़ल कैविटी के नाम से बोलते हैं इंग्लिश में। स्वर तंतु यानी वोकल कॉर्ड्स, जो आपके बिल्कुल गले के बीच में होता है वोकल कॉर्ड्स, यानी आदि श्वास को या तो फ्रीली बाहर आने देते हैं हम लोग, और या फिर हमें इसे रोकते हैं यानी बाधित करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो जिससे अलग अलग तरह के साउंड्स बनते हैं। और हमने क्लासिफिकेशन में पहले ही पढ़ा कि जो स्पीच साउंड्स होते हैं और जो सिंबल्स हैं, यानी अंग्रेज़ी जो भाषा है उसमें 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड तक, जिनके 44 साउंड्स होते हैं। और उन 44 साउंड्स में भी 20 वॉल साउंड्स होते हैं, जिसमें 12 प्योर वॉल साउंड्स हैं ये वाले, और उसके बाद में ये हमारे डिप्थॉन्ग्स हैं, 8 डिप्थॉन्ग्स हैं, और जो बचे हुए हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जो पूरे ये वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो 1, 2 और 3, यानी ये दोनों तो हमारे वॉल साउंड्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में अब हम नहीं पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड्स भी हम वैसे पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब हम उन कॉन्सोनेंट साउंड्स को आगे किस तरह से हमें यूज़ करना है, बोलते समय हमारे मुंह में कहाँ से ये उच्चारण निकलते हैं, यानी अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो अंग्रेजी भाषा में कुल 44 साउंड्स हैं, 20 वॉल साउंड्स जिसमें प्योर वॉल 12 हैं और 8 डिप्थॉन्ग्स हैं जिनको ग्लाइड्स भी बोलते हैं और डबल वॉल साउंड्स भी बोलते हैं, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो जो वॉल साउंड्स होते हैं वे साउंड जिनका उच्चारण करने पर हमारे मुंह से बाहर आ रही जो श्वास को हम मुख का कोई भी ऑर्गन ऑफ स्पीच यानी बाधित नहीं करता। जैसे हम बोलते हैं ना, आप बोल के देखिए इन सारे वॉल साउंड्स को, तो कोई भी चीज़ उनको बाधित नहीं करती, वो डायरेक्टली निकलते चले जाते हैं मुंह से, जैसे अ आ ई है ना, उस तरह से कोई बीच में रुकावट नहीं होती वॉल साउंड्स में, वो सिंपल है। लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड्स वे साउंड हैं जिनका उच्चारण करने पर हमारे मुख से बाहर आ रही जो श्वास है उसको मुख का कोई भी, मतलब मुख का कोई भी ऑर्गन ऑफ स्पीच बाधित करता है, तो उसे हम कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलते हैं। और इसको अगर हमें डीपली स्टडी करना है, इस कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में अगर हमें और भी ज़्यादा
डीप में जाना है तो हमें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग सोचेंगे ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं हमारी, जिन साउंड्स के उच्चारण पर बाहर आ रही श्वास को ऑर्गन ऑफ स्पीच यानी मुख के जो अंग हैं वो बाधित करते हैं, यानी ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिससे साउंड में ऑडिबल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब आता है यानी हल्की या भारी घर्षणात्मक ध्वनि हो, तो वो साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स कहे जाते हैं। आप कॉन्सोनेंट साउंड बोल कर देखें और ऑडिबल फ्रिक्शन आप उसको महसूस कर पाएंगे। ये आपको मैंने लिख के स्क्रीन पे इसलिए लिखा हुआ दिखा रही हूँ मैं आपको, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और अगर आपको बात एक बार में समझ में नहीं आए तो इस पूरे सेंटेंसेस को आप दोबारा पढ़िए, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं आखिर क्या कहना चाह रही हूँ। कि जो कॉन्सोनेंट के जो साउंड हैं उनको पहचानने के लिए दो चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है उच्चारण, कि जब हम कोई चीज़ का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो उस उच्चारण का मुख में स्थान यानी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, कि वो उच्चारण जो है वो कहाँ से, मुंह में कौन सी जगह से वो उच्चारण आ रहा है। दूसरा होता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब है कि उच्चारण का जो ढंग है वो क्या है, यानी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पहली चीज़ हम पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन यानी उच्चारण का जो ढंग है उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, इसके लिए हम एक टेबल में आपको समझाऊंगी, उस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। उसमें हम ये देखेंगे कि जब हम उन कॉन्सोनेंट साउंड्स को बोलते हैं तो हम मुंह में कौन से मुंह के हिस्से को काम में ले रहे हैं। गला काम में आ रहा है, दांत काम में आ रहे हैं, होठ आ रहे हैं, हवा बाहर निकल रही है, हवा रुक के आ रही है, या हवा जो है वो एकदम झटके से बाहर निकाली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब ये फोनेटिक चार्ट आप लोग पहले देख चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ये सारे के सारे। जैसे अब आप एक देखिए, प, ब, ट, ड, च, ज, ये सारे के सारे जो फोनेटिक सिंबल्स हैं, जब आप इनको आप एक बार बोल के देखिए। फ, पटक तो बिल्कुल याद रखना, प, ट, क। पटक को आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि प, ट और क, पटक मैंने आपको याद कराया था कि ये जो तीन साउंड ऐसे होते हैं जिसमें आपको ह बीच में पीछे की तरफ बोलना है। इन अक्षरों के साथ आप ह का उच्चारण लास्ट में निकालेंगे। जैसे फ, तो ये आप पिग नहीं बोलेंगे, इसको फिग बोलेंगे। ट, इसको आप ट नहीं बोलेंगे, ठ बोलेंगे, टाइम। ठीक है। क नहीं बोलेंगे, ख बोलेंगे। तो खिलो, तो फिग, टाइम, खिलो। तो इस तरह से आप इसको बोलते टाइम बोलेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, बेड, ब, बेड। डू, ये च का साउंड है, चर्च, ये ज का साउंड है, जज, ये ग, गो। 5, वेरी, थिंक, द, 6, जू, शॉर्ट, ज, कैजुअल, मिल्क, नो, सिंग, हेलो, लाइव, रीड, विंडो एंड येस, ये का साउंड है लास्ट वाला। तो इन साउंड्स को अब हम जब बोलेंगे तो कौन से साउंड को हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन यानी उच्चारण के हिसाब से अगर हम इनको प्लेस करेंगे तो हम इनको कहाँ कहाँ पे प्लेस करेंगे। ये देखिए, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये यहाँ पर, दूसरा है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को जब आप देखेंगे ध्यान से, तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में आपको ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये पढ़नी है। ठीक है। जैसे सबसे पहले वाला जो है आपका बाइलेबियल, ठीक है। दूसरा है लेबियोडेंटल, तीसरा है आपका डेंटल, चौथा है आपका एल्वियोलर, फिर आपका है पोस्ट एल्वोलियर, फिर आपका है पैलेटो एल्वोलियर, नेक्स्ट आपका है पैलेटल, उसके बाद में आपका है वेलर, और उसके लास्ट आपका है ग्लोटल।
तो ये आपको नाम याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में बाइलेबल कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, तो आपको याद रखने हैं। तो उसमें कौन कौन से आएंगे, अब आप इस चार्ट को समझने के लिए अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बाइलेबल की बात करें तो बाइलेबियल में आप देखिए कौन कौन से हैं। अब हम कैसे पढ़ेंगे, अब हम यूँ पढ़ेंगे, ये हमारा स्टडी का जो पूरा सिस्टम है वो यूँ चलेगा, क्योंकि अभी हम इस मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में नहीं पढ़ के हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात कर रहे हैं। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन हम इसके बाद में करेंगे। तो अब बाइलेबियल में कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए कि प, ब, म और व। अब आप इसको बोल के देखिए, प, ब, म, व। यानी जब आप इन अक्षरों को बोलते हैं तो बोलने पर ऊपर व नीचे के जो होंठ हैं वो एक दूसरे को छूते हैं। बाइलेबियल का मतलब यही है कि दोनों होंठ छू के जो उच्चारण निकालें वो आप बाइलेबियल में डालेंगे। तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं, आप बोल के देखिए। प आपके दोनों होंठ जुड़े, ब में भी आपके दोनों होंठ जुड़े। आपने बोला म में भी आपके दोनों होंठ जुड़े, और आप व बोल के देखिए तो भी आपके दोनों होंठ जुड़े। तो ये इसीलिए ये हम बाइलेबियल में आते हैं। तो बाइलेबियल अब आपको समझ जाना चाहिए। बाइलेबियल का मतलब ये है कि वो वाले कॉन्सोनेंट साउंड्स जिनमें आपके दोनों होंठ आपस में टच होके जो शब्द बोले जा रहे हैं, जो साउंड्स निकल रहे हैं, वो बाइलेबियल में आते हैं। प, ब, म और व याद कर लीजिए आप, प, ब, म और व। अगर आप इसको और इजी तरीके से याद करना चाहें तो जिस तरह से ये प और ब लिखा हो, यानी एक ऊपर की तरफ घुमा एक नीचे की तरफ घुमा हुआ है, म व का भी एक का मुंह नीचे की तरफ है, एक का, यानी एम और डब्ल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट लिखे जाते हैं जिससे अगर आप देखें तो। और प और ब भी आप सिंपली याद कर सकते हैं। तो कुछ भी आप अपना एक सिंपल तरीका याद करने का निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाला प, ब, म, व। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाइलेबल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें क्या होता है, दोनों होंठ जुड़ते हैं। उसके बाद में आप देखिए लेबियो डेंटल। डेंटल क्लिनिक जाते हैं ना आप लोग दांत दिखाने, तो डेंटल का मतलब आते ही समझ जाइए कि दांत से भी संबंधित है। तो फ और व, ये दो ही ऐसे अक्षर हैं, फ और व। इसमें जब आप बोलते हैं तो बोलने पर जो नीचे का होंठ है वो ऊपर के दांतों को टच होता है। आप बोल के देखिए, फ व, फ व, यानी जो नीचे का होंठ जब ऊपर वाले दांत, लेबियो डेंटल यानी होंठ और दांत, कौन सा दांत आपका, आप बोल के देखें कि जो नीचे का जो होंठ है वो ऊपर के दांत को टच होके जो दो शब्द बोले जाते हैं वो होते हैं फ और व। आप बोलेंगे तो आपको, आप एक बार मेरे पीछे पीछे बोलिए, जो आपका नीचे का जो होंठ है उस पे, उसको आप ऊपर के दांत के साथ टच करिए, फ व, है ना। तो फ और व ये दो आ गए आपके लेबियो डेंटल। तो लेबियो डेंटल में भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। सिर्फ दो ही वर्ड हैं इसके अंदर जो आपको लेबियो डेंटल में आते हैं, और वो कौन से हैं, फ और व। ठीक है, तो फ और व ये दो वर्ड ऐसे हैं जो आपके लेबियो डेंटल में आते हैं। और लेबियो डेंटल का मतलब होता है जिसमें दांत और होंठ दोनों काम में आ रहे हैं और टच हो रहा है, जो आपका बोलते समय जो नीचे का होंठ है वो ऊपर के दांत के साथ टच हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लेबियो डेंटल। हो गया क्लियर। चलिए थर्ड हम देखते हैं, थर्ड कौन सा है हमारा, डेंटल। डेंटल यानी खाली दांत, डेंटल यानी खाली जो, जिसमें यानी आप दो अक्षर बोल के देखिए। इसमें आप इसी टेबल में देखिए डेंटल में कौन कौन से नीचे दिखाई दे रहे हैं, आपको दो दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपका है थ और दूसरा है आपका द, है ना, थ द। बोलिए, बोल के देखिए आप अपने। तो जब आप थ और द को बोलते हैं तो आपके जीभ का जो बाहरी हिस्सा है उसका जो किनारा है वो ऊपर के दांतों के पिछले भाग को टच होता है, अर्थात ऊपरी हिस्से को टच करना चाहिए। देखिए जब आपने बोला था फ व, फ व, उसमें क्या हुआ था, नीचे के होंठ पे आपका ऊपर का दांत टच हो रहा था। अब इसमें
नीचे के होठ पर दांत टच हो रहा था। अब डेंटल में क्या है, डेंटल में आप बोल के देखिए थ द, थ द, बोलिए। अब देखिए, महसूस कीजिए कि क्या चीज़ कहाँ टच हो रही है, थ द। तो थ और द को बोलने पर जो आपके जीभ के जो बाहरी हिस्से का जो किनारा है वो ऊपर के दांतों के पिछले भाग अर्थात यानी बैक ऑफ टीथ अर्थात ऊपरी हिस्से को टच करना चाहिए, तब आपका जो उच्चारण निकलता है उसमें थ और द है। एक वॉइस्ड है, एक अनवॉइस्ड है, जिसमें मतलब एक में आप बहुत थोड़ा सा जोर लगाते हैं, जैसे बोलते हैं थ, इसमें आप वॉइसलेस, जैसे आप थूकते हैं तो कैसे करते हैं थ, तो वो वाला थ है ये, ठीक है। इसमें आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ खाली टच होके जो हवा निकल रही है उससे जो बन रहा है थ, 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 ये वो थ है। और जो दूसरा है उसमें क्या है द, यानी आवाज़ भी साथ में आ रही। तो थ में और द में बोलने में, मुंह में जब ये हमारे दांत और होठ जब आपस में टच होते हैं तो दो तरह की आवाज़ निकलती है। एक तो थ नहीं होता, थैंक्स, थैंक्स ऐसे बोला जाता है, ये वाला थ है, ठीक है। बोलते टाइम हमें इंग्लिश को सीखना है तो हमें इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ये थ नहीं है। शुरू शुरू में जब सिखाने के लिए मैंने आपको बताया होगा कि इसको थ द ऐसे याद करना है, लेकिन अब जब हम उसको करेक्टली बोलना सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से वो वर्ड निकल रहा है। तो आप बोल के देखिए थ, 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 तो ये वो थ है, ठीक है। थ, और दूसरा क्या है द, दोनों में आवाज़ का फ़र्क है, खाली तरीका वही है। एक है जो थोड़ा सॉफ्ट है और दूसरा द जो थोड़ा हार्ड है। तो यानी आपको द और थ इन दोनों को हम बोलते हैं डेंटल। उसके बाद में थर्ड देखिए एल्वियोलर, एल्वियोलर, एल्वियोलर में आपके ट ड स और जेड वाला ज न ल, इनको हम बोलते हैं। तो ये आप देखिए, यहीं पर हम दोबारा से देखते हैं, ये एल्वियोलर में ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए आप कौन कौन से हैं, आपका है पकड़ कड़ वाला जो बंद बताया था, प पटक, सॉरी प ट क, तो ट छ है ना, छ, ज स ज न और ल। तो ये सारे के सारे, इनको आप एल्वियोलर क्यों बोला जाता है वो भी आप समझ लीजिए कि जब हम ट ड स ज न ल को बोलने पर जीभ का जो किनारा है यानी जो टिप है या बाहरी जो हिस्सा जिसको ब्लेड बोलते हैं, ऊपरी दांतों के कठोर तालू यानी हार्ड पैलेट, तालू यानी पैलेट मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर का मुंह का जो ऊपर का हिस्सा होता है तालू, उस पे हार्ड पैलेट के बिल्कुल बीच चमड़ी वाले भाग पर को जब वो टच करता है, टीथ रिज जब टच करता है तो ये आवाज़ें निकलती हैं। आप बोल के देखिए ट ड स ज न ल, यानी होठ जो है वो ऊपर वाले हिस्से को बिल्कुल टच होके फिर आता है, तब ये ध्वनियाँ निकलती हैं, इसलिए इनको एल्वियोलर बोलते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, बाइलेबियल, दूसरा हमने पढ़ा लेबियोडेंटल, तीसरा हमने पढ़ा डेंटल और चौथा है एल्वियोलर, ठीक है। तो इसमें हमारे ये सारे के सारे साउंड्स आ जाते हैं। उसके बाद में देखिए पोस्ट एल्वियोलर, पोस्ट एल्वियोलर में आपके सिर्फ एक ही साउंड है, जो आपका साउंड है र साउंड। अब आप हम बोलते हैं जब से इंग्लिश में ना आर या र साउंड नहीं होता कोई भी, सिर्फ जीभ को अंदर की तरफ घुमा के मुंह के अंदर र, यानी खाली आप जीभ को घुमाइए और कहीं पे भी टच मत करिए उसको। आप बोल के देखिए, आप र को बोलने पर जीभ का जो टिप है टीथ रिज के तुरंत बाद वाले तालु के भाग को टच करना चाहिए। जैसे आप कैसे र र र र, यानी बिल्कुल हल्का सा घुमा के हम टीथ को, और जो गोल गोल मुंह के अंदर जीभ को जब हम घुमाते हैं और वो जो उच्चारण आता है उसको बोलते हैं र। र नहीं बोला जाता, बोलते तो रही है वैसे इंडिया में, लेकिन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है IPA के अकॉर्डिंग वो है र। आप खाली जीभ को बीच में घुमा के आवाज़ निकालिए र, ठीक है। तो इसको उस कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो ये देखिए पोस्ट
एल्वियोलर में सिर्फ आपका एक ही साउंड है, ये जो साउंड है वो है आपका र साउंड, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए पैलेटो एल्वियोलर। पैलेटो एल्वियोलर, इसमें आप च, ज, श, श और ज, जो प्लेजर वाला ज है ना, वो वाले साउंड, ये सारे के सारे साउंड आपके इसके अंदर आ रहे हैं। तो टोटल ये भी अब आपके 4 साउंड्स हैं, इनको भी आपको समझना पड़ेगा, च, ज, श और ज, ठीक है। तो ये जो चारों साउंड हैं यानी च, ज, श और श और ज को बोलने पर जीभ का जो बाहरी हिस्सा है यानी ब्लेड और जो है जीभ का जो बाहरी हिस्सा है को हम दांत के रिज को टच करते हैं, ठीक है। जब जीभ का जो फ्रंट जो है वो हार्ड पैलेट की दिशा में ऊपर उठता है, आप बोल के देखिए च, ज, श, ठीक है। तो इस तरह से जो बोला जाता है वो आता है आपका पैलेटो एल्वियोलर में। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है पैलेटल। पैलेटल में सिर्फ एक ही साउंड है जो य साउंड है, जिसको लिखते तो जब लिखते हैं तो य साउंड को हम कैसे लिखते हैं, बारी बारी मैं आप लोगों को रिवाइज कराती रहती हूँ कि वो जे की तरह लिखा जाता है, लेकिन होता कौन सा साउंड है, य का साउंड होता है। तो ये पैलेटल में एक य की तरह जो बोलने में य बोला जाता है, लिखने में जे की तरह लिखा जाता है। तो य को बोलने पर जीभ का जो फ्रंट वाला भाग है वो हार्ड पैलेट को टच करता है, देखिए य य य य, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैलेटल। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है वेलर। वेलर में क, ग और क, ग और साउंड है। तो इसमें आपके क, ग और साउंड है, ये आपका किस में आता है, ये आपका वेलर में आता है, ठीक है। दोबारा से एक बार मैं इसको बना देती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपके वेलर साउंड में ये तीनों आए हैं, क, ग और ठीक है। ये तीनों साउंड जो आपके वेलर में आ गए, यानी क और ग को बोलने पर जीभ का जो पिछला भाग है यानी बैक है वो सॉफ्ट पैलेट को टच करता है, सॉफ्ट पैलेट को टच करता है। एक हार्ड पैलेट होता है जो बिल्कुल बीच में ऊपर की तरफ है, सॉफ्ट पैलेट को टच करता है वेलर में। आप बोल के देखिए क, ग, ठीक है। लास्ट आपका जो है इसमें आता है वो ग्लोटल। ग्लोटल में सिर्फ एक ही साउंड है और वो साउंड आपका है ह का साउंड। तो ग्लोटल में कौन सा साउंड आपका आता है, ह का साउंड। ह का साउंड आ गया ग्लोटल में। अब ये ग्लोटल में क्यों आता है, इसको ग्लोटिस यानी स्वर तंतु वाला ऑर्गन ऑफ स्पीच से बोला जाता है। ग्लोटिस जो स्वर तंतु वाला जो ऑर्गन ऑफ स्पीच है उससे बोला जाता है, ह ह, ठीक है। तो ये अब आपके हमने टोटल 9 पढ़े। दोबारा से आप लोगों को इसको टेबल को ही एक बार याद करना पड़ेगा, उससे आपको एकदम ये चित्र की तरह आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ऊपर के नाम भी और इस तरफ से भी। अब हम इसको कंप्लीट करने के बाद में साथ के साथ ही अब हम पढ़ लेते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, है ना। अब हम पढ़ेंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। इसके लिए अब आपको जैसे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हम इधर से इधर ऐसे ऊपर से नीचे देखा था ना हमने सारा का सारा, अब हम देखेंगे डिफरेंट तरीके से। अब हम देखेंगे इस साइड से, ये वाले हम इस तरफ से चलेंगे, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का ही फ़र्क है खाली इसके अंदर, बाकी आपको ये टेबल तो याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जैसे हमने देखा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में सबसे पहला कौन सा है आपका, फर्स्ट है आपका प्लोसिव अनवॉइस्ड, है ना। फर्स्ट क्या है आपका प्लोसिव अनवॉइस्ड। अब इसमें 4 साउंड आते हैं, प, ब, ट, ड, क और ग। तो प, ब, ट, ड, क और ग, ये प्लोसिव अनवॉइस्ड साउंड्स हैं। अनवॉइस्ड एंड वॉइस्ड दोनों साउंड्स इसके अंदर अपने आ गए। तो ये प, ट, क, ब, ड, ग को बोलने पर श्वास को होठों द्वारा या मुख में किसी बिंदु पर कुछ पल के लिए हम पूर्ण तरह रोक लिया जाता है, कंप्लीट क्लोजर हो जाता है, फिर अचानक से हम सडन से उस हवा को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, जैसे कोई विस्फोट होता है ना। प्लोसिव का मतलब क्या है, इसका नाम प्लोसिव कैसे पड़ा,
यानी मुंह से हवा को बाहर की तरफ धकेलना। प्लोसिव मतलब एकदम जोर से। अनवॉइस्ड एंड वॉइस्ड, आवाज के साथ या बिना आवाज के साथ, ठीक है ना। उसमें ये आते हैं प ट क। आप बोल के देखिए पटक को। अब जो 3 शब्द मैंने बोले थे, फ छ ख, फ ठ ख, ऐसा लगता है ना जैसे मुंह से हवा फूक जो है वो बाहर की तरफ आ रही, इसलिए इसको प्लोसिव नाम दिया गया। आप देखिए फ ठ ख, फ ठ ख, ये तो 3 हो गए। फिर ब ड ग, ब ड ग, ब ड ग, ब ड ग, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है प्लोसिव। तो प ट क ब ड ग को बोलने पर श्वास को होठों द्वारा या मुख में किसी बिंदु पर कुछ पल के लिए, यानी थोड़ा सा कुछ क्षण के लिए रोक के फिर बिल्कुल बाहर निकाल जाता है। तो कंप्लीट क्लोजर करके फिर सडन रिलीज होता है ना, कंप्लीट क्लोजर करके सडन रिलीज, ताकि वो एक्सप्लोसिव साउंड, प्लोसिव लगे, यानी बिल्कुल बाहर की तरफ धकेला हुआ सा लगता है। तो इसलिए ये जो हैं ये सारे के सारे हमारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट टाइप है जो, वो है आपका एफ्रिकेट अनवॉइस्ड और वॉइस्ड। एफ्रिकेट अनवॉइस्ड जो है उसमें आपके कौन कौन से साउंड, कौन कौन से वर्ड्स जो हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं वो आते हैं, वो देखिए। इसमें आपके 2 ही आते हैं, च और ज, च और ज। तो इनको आप बोल के देखिए कि जब हम च और ज को बोलने पर जो प्लोसिव की तरह जो श्वास को पूर्ण तरह हमने रोक लिया था, ठीक है, कंप्लीट क्लोजर कर लिया था, जैसे प ट क ब ड ग में किया था। फिर जो हमने वापस इस हवा को निकाला, तो हमने किसको कैसे निकाला, धीरे धीरे निकाला, स्लो रिलीज किया। तो इसलिए जो विस्फोटक ध्वनि जो थी वो ना निकलकर केवल हल्के से घर्षणात्मक ध्वनि निकलती है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी घर्षण करती हुई, इसलिए इसको एफ्रिकेट बोलते हैं। आप बोल के देखिए, छ ज, छ ज, छ ज, तो वैसे ही बोल रहे हैं जैसे प ट क ड ब और ग को बोला था, लेकिन उसमें अचानक से पूरी की पूरी हवा एक साथ निकलती थी, और इसमें निकल रही है हवा लेकिन वो थोड़ा सा घर्षण करते हुए निकल रही है, छ झ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका आता है फ्रिकेटिव अनवॉइस्ड। थर्ड अपना है फ्रिकेटिव अनवॉइस्ड एंड वॉइस्ड। तो जो फ्रिकेटिव अनवॉइस्ड और वॉइस्ड में जो आता है वो है साउंड फ, व, थ, द, स, ज, श, ž और ह। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पूरे के पूरे इसके अंदर आ रहे हैं। आपको इनकी संख्याएं भी याद करनी पड़ेंगी, वो मैं एक बार क्वेश्चन और आपको याद ही करवा दूंगी ताकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। अभी तो आप लोग ये याद कर लीजिए फ्रिकेटिव में कौन कौन से हैं, फ, व, थ, द, स, ज, श, ž प्लेजर वाला और ह। इनको बोलने पर मुख के एक्टिव आर्टिकुलेटर्स, या एक्टिव आर्टिकुलेटर्स कौन कौन से होते हैं, जीभ और होठ, ठीक है। वो दोनों पैसिव जो आर्टिकुलेटर्स हैं, ये 2 तरह के आर्टिकुलेटर होते हैं हमारे उच्चारण के, उसमें 2 होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव में आते हैं होठ और जीभ, ठीक है, जो डायरेक्टली हम काम में लेते हैं। पैसिव में आते हैं दांत जो मुंह के अंदर हैं, तालू आदि इसके जो समीप आ जाते हैं श्वास को बाहर निकालने के लिए। जो कभी हम सकड़ा यानी नैरो मार्ग यूज़ करते हैं, कभी हम थोड़ा खुला हुआ मार्ग यूज़ करते हैं, तो उनके द्वारा जो ये अलग अलग तरह के जो फ्रिक्शंस होते हैं उसके कारण जो वॉइस निकलती है, इसलिए इसको फ्रिकेटिव कहा जाता है। तो इन जो साउंड्स हैं, ये जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इनको बोलते समय श्वास को हम बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा संकड़ा मार काम में लेते हैं, पैसेज थोड़ा कम हल्का हो जाता है, छोटा हो जाता है, और उससे हम जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो जो ऑडिबल फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, इसलिए इसे फ्रिकेटिव कहा जाता है। जैसे एफ्रिकेट में क्या था कि रिलीज हो रही थी, बिल्कुल प्लोसिव था, पहला वाला था प्लोसिव जिसमें धमाके के साथ शब्द बिल्कुल हवा बाहर निकलती है ज़ोरदार। एफ्रिकेट में भी बाहर निकलती है लेकिन धीरे धीरे रिलीज होती है। फ्रिकेटिव में क्या है, बाहर निकलती है लेकिन बहुत ही थोड़े छोटे मार्क्स, यानी बहुत नैरो मार्क्स निकलती है। आप बोल के देखिए, फ, व, थ,
द, स, ž, श, ह। तो अब ज, तो इनको जब आप बोलते हैं तो एक अलग तरह का जो फ्रिक्शन है वो आपको इसमें महसूस हो रहा है, जो नैरो फ्रिक्शन है, इसलिए इसको फ्रिकेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए नेजल। नेजल्स का मतलब नोज से ही समझ में आ जाएगा कि जो नाक के द्वारा, जिसमें नाक काम में आ रहा हो, नाक से जो ध्वनि निकलती हो, वो आ जाता है नेजल में। तो इसमें तीन ही हैं, आप बोलेंगे ना म, न और म, यानी नाक के अंदर से आवाज़ बाहर आ रही है, म, न, म, न, ये तीन ही वर्ड हैं जो इसमें निकलते हैं। तो जब श्वास को बाहर निकालने का रास्ता मुख से नहीं मिलता और वह नाक के रास्ते से निकलती है, इसलिए उसे नेजल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा है लेटरल। फिफ्थ वाला है जो है वो है लेटरल। उसमें सिर्फ एक ही ल और ल से याद कर लीजिए। ल से लेटरल होता है, ल उसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो भी ल ही है, ताकि इजी हो जाए आपको याद करना। नेजल वाले में म, न, अंग, तीन ऐसे याद कर लीजिए आप। याद मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो ल लेटरल से ल। तो अब लेटरल का मतलब क्या है? ल को बोलने पर मुख के जो ऑर्गन इस तरह से बंद होते हैं कि श्वास जीभ की जो अगल बगल के जो गैप हैं, आप बोल के देखिए ल, ल, यानी जो आपकी जीभ है वो ऊपर टच हो रही है, लेकिन जीभ के दोनों तरफ से जो अपर मोलर टीथ है उसके जो गैप हैं उनसे आवाज़ जो है वो बाहर निकल हो रही है। फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन आसानी से बिना किसी फ्रिक्शन के बाहर निकल रही है, कोई तरह का उसको घर्षण नहीं हो रहा आवाज़। वो देखिए ल, ल, सिर्फ आपका जो जीभ है वो ऊपर टच हो रही है और हवा जो है वो जीभ के दोनों तरफ से बाहर आ रही है, तो ल, इसलिए लेटरल का है कहलाता है। नेक्स्ट आपका देखिए सेमी वोवल। सेमी वोवल भी आपका एक ही है, सॉरी दो होते हैं सेमी वोवल, जिसमें आपका आ जाता है डब्ल्यू और जे। तो सेमी वोवल में आपके दो हैं, एक आपका है व और एक आपका है य, जो जे की तरह लिखा जाता है। और व और वी दोनों में साउंड व का ही होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम अपने दोनों व यानी दांत और होठ से जब व बोलते हैं तब वो वाला हमारा आता है फ्रिकेटिव अनवॉइस्ड में, यहाँ पे आ जाता है। और जब हम अपने दोनों होठों को एक साथ करके व बाहर की तरफ निकालते हैं हवा को, तो हमारा यहाँ पे वो वाला व है और ये य। तो ये जो दोनों हैं ये आपके सेमी वोवल हैं, यानी व और य के बोलने पर एक्टिव व पैसिव आर्कुलेटर्स मुख में इस तरह से समीप आते हैं कि उनके बीच हल्का सा गैप रह जाता है और जो श्वास है वो आसानी से बिना किसी फ्रिक्शन के मुंह से बाहर निकल जाती है, इसीलिए इन्हें सेमी वोवल कहते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए लास्ट है 7th नंबर पे, वो है फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट। फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट, इसमें आपका सिर्फ एक ही वर्ड है और वह है आ। जो आपका जो मैंने बताया र को सिर्फ जीभ को घुमाइए आप होठ के अंदर। र को बोलने पर एक्टिव आर्टिकुलेटर्स पैसिव आर्टिकुलेटर से बहुत बार टकराते रहते हैं व इसी बीच श्वास भी इनके बीच से नो ऑडिबल फ्रिक्शन, बिना घर्षणात्मक ध्वनि के निकलती रहती है और इसलिए इसे फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो आप देखिए र र र जो होठ जीभ घूमी है पूरा गोल गोल मुंह के अंदर, हवा उसके अंदर घूम रही है ऊपर नीचे टच होके, तो इसलिए ये फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट है। तो आई होप आपको ये जो पोर्शन अभी हमने पढ़ा ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब हम आगे, वैसे वीडियो बहुत लंबा होने वाला है आज, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ मैं आपको इसको पूरे को एक बार दोबारा से नोट्स भी इसके समझा दूँ। तो जैसे अभी हमने आज जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ लिए पूरे के पूरे जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इनको हमें बोलने का जो तरीका है उसके बारे में हमने पढ़ा। ये पूरा का पूरा हमने आज कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में आप देखिए, अब यहाँ से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाना है कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में फर्स्ट हमने पढ़ा था, ये मैं आपको समझाया बाइलेबियल, दूसरा मैंने आपको बताया लेबियोडेंटल, तीसरा डेंटल, चौथा एल्वियोलर, पोस्ट एल्वियोलर, पैलेटो एल्वियोलर, पैलेटल, वेलर और ग्लॉटल। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ और नोट्स अगर आप चाहें या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे देती हूँ, 2 सेकेंड का टाइम दे देती हूँ। तो फर्स्ट आप प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके। नेक्स्ट आप ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया था आपको समझाने के लिए, तो हम इसको भी एक बार वापस रिवाइज करेंगे कि ये देखिए प, ब, म और व, ये 4 हमारे इसमें आ जाते हैं बाइलेबल में। लेबियोडेंटल में आपका है फ और व, इसमें प, ब, म, व, फ और व। थर्ड आपका है डेंटल, थ और द। फोर्थ एल्वियुलर में आपका टी, ट, ड, स, ज और न और ल। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए पोस्ट एल्वियुलर, जिसमें आपका र साउंड है। पैलेटो एल्वियुलर में च और ज, श और ज। उसके बाद में पैलेटल में आपका य। वेलर में आपका क, ग और ऊ। और ग्लॉटल में आपका है आपका ह साउंड। ठीक है। आप चाहें, वैसे तो आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा इसको तरीके से बड़े में स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पहले ऊपर वाले का लीजिए। यहाँ से प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में आप फर्स्ट ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके। नेक्स्ट आप इसका भी ले लीजिए। गुड। अब हम पढ़ते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने पहले आपको इसीलिए समझाया था कि आप इसको देख के एकदम घबराएं नहीं कि ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे को समझ में आएगा या नहीं आएगा। अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये प्लोसिव, एफ्रिकेट, फ्रिकेटिव, नेजल और लेटरल। इसका भी आप चाहें तो पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसको भी मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में प, ट, क, ब, ड और ग, यानी प्लोसिव कितने हैं आपके? टोटल हैं 6। ये संख्याएं भी आपको पता होनी चाहिए। प्लोसिव कितने हैं? टोटल आपके प्लोसिव होते हैं 6। एफ्रिकेट आपके होते हैं 2। फ्रिकेटिव आपके देखिए, अब आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये फ्रिकेटिव है। अब वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती कि 9 होते हैं, मैं आपको काउंट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जब हम कोई चीज़ को सुनते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में रहती है। तो फ्रिकेटिव आपके 9 हैं। ये अब आप भूलेंगे नहीं कि मैम ने काउंट करके बताया था, फ्रिकेटिव तो 9 थे। ठीक है। नेजल में हम 3 चीज़ें ही होती हैं, म और न और दोनों को मिला के ठीक है ना, तो 3 है। नेजल में 3 हैं। लेटरल में सिर्फ एक ही है, ल से ल। लेटरल एल से स्टार्ट होता है तो ल एक ही। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। उसके बाद में सेमी वोवल, वो 2 ही हैं, व और य। सेमी वोवल जो हैं वो आपके वाउल साउंड जो हैं वो 2 ही हैं, सेमी वोवल जो हैं कॉन्सोनेंट साउंड। फिर फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट और ट्रिल और रोल्ड। रोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि मुंह के अंदर पूरा घूमता है ना। आर को बोलने पर एक्टिव आर्टिकुलेटर पैसिव आर्टिकुलेटर से बहुत बार टकराते रहते हैं, और इसके बीच में जो श्वास में जो इनके बीच से जो नो ऑडिबल फ्रिक्शन की जो हवा निकलती है, ध्वनि निकलती है ना, बिना घर्षणात्मक ध्वनि, उसको हम फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट और ट्रिल या रोल्ड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब कुछ पॉइंट्स हैं, यानी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब एक बार इंटरेस्ट आता है ना पढ़ने में या पढ़ाने में, तो उसको थोड़ा कंटिन्यू कर लेना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स याद करने वाले हैं, वो आप याद करेंगे अब इसमें कि ऑल द 44 फोनेटिक सिम्बल्स एंड देयर साउंड्स मस्ट बी इन योर माइंड। सबसे पहली बात तो 44 जो आपके फोनेटिक सिम्बल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। कितने कॉन्सोनेंट हैं? 24। कितने वाउल हैं? 20। वाउल साउंड्स को भी 2 में कैसे बांटा गया है, मोनोथॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स, वो भी आपको पता होना चाहिए। 12 + 8, और वो जो 12 है उसको भी फर्दर कैसे 7 और 5 में डिवाइड किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन साइलेंट लेटर्स ऑफ ए वर्ड इज़ नेवर रिटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिए कि ये इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम ताकि आप इसको समझ सकें। इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन साइलेंट लेटर ऑफ अ वर्ड इज़ नेवर रिटन, यानी कि जो शब्द साइलेंट होता है ना, बोलते हैं हम, लिखते तो हैं उस शब्द को, लेकिन बोलते टाइम उसका, जैसे आप देखिए कैच, तो हम स्पेलिंग क्या लिख रहे हैं कैच में? CATCH है ना,
और हिंदी में हमने इसको कैसे लिखा, कै और च। तो जब हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो सबसे पहली बात तो हमने ये जो 2 लाइनें लगा रखी हैं यहाँ पे, ये लगानी बहुत ज़रूरी होती हैं, यानी इन स्लैशेस के बीच में हम कोई भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। अब क के लिए आपने देखा कि क के लिए के हो गया ना, क के लिए के हो गया। अब ये ए साउंड है, ये जो बीच वाला साउंड, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको पहले क्यों बताए वॉल साउंड्स। ये अब ए साउंड है, कौन सा ए है, ये बैट वाला, कै है ना। बैट में जो ए साउंड होता है वो ये वाला ए साउंड आ गया। तो पहला क्या था, क, दूसरा क्या है, ए, और लास्ट वाला ये टी, और एक और टी के साथ में एक जो एस जैसा बना हुआ है, इसको बोलते हैं च साउंड। तो ये हो गया हमारा कैच का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। तो देखिए लिखने में तो हमने CATCH बहुत सारे इसमें लेटर्स आए हुए हैं, लेकिन अब आप हिंदी में लिख के जब उसका फोनेटिक करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाएगा। तो कै और च, तो क के लिए के हो गया, ठीक है, ए के लिए ए वाला साउंड हो गया, और च के लिए टी और ये जो च का साउंड है वो हो गया। तो इस तरह से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम करते हैं। ये पहला ही जो मैंने अभी आपको समझाया। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए ग्रज, ठीक है। तो ग्रज, तो इसमें क्या है, जब हम ग्रज बोल रहे हैं तो पहले वाले में तो टी साइलेंट था, दूसरे वाले में ग्रज में क्या है, डी साइलेंट है। तो डी को देखो कहीं पे नहीं लिखा है, आप इसको डी मत सोचिएगा। ये डी और जेड वाला जो है ये ज साउंड है, ये डी नहीं है। कहीं आप सोचें कि अच्छा डी तो यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे, नो नो, इट्स नॉट डी। ग्र और ज, इसको देखिए हिंदी वाले को, ग के लिए हो गया आपका जी, र जो ये नीचे की तरफ जो ये वाला जो र है, इसके लिए हो गया आर, अ, ग्र अ ज। मैंने आपको कहा था ना, एक अ साउंड होता है जो फटाफट बोला जाता है, बोलते टाइम जब हम उसको फोनेटिकली डिस्क्राइब करेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे तब आएगा। तो ये वाला वो अ साउंड है, बट वाला अ, है ना। तो ग्र अ और ज, तो ये हो गया ग्रज। अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए, आपकी जब मैं लाइव क्लासेस लूँगी तो मैं ब्लैक बोर्ड पर एक बार आपको और अच्छे से इसको समझा दूँगी, तो अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए नो, नाउ, न, देखिए नव, क्या लिखा है हमने, नव। तो न के लिए हो गया न, और ऊ के लिए औ साउंड है, ये औ, नव। ये KNOW, औ, है ना। इसमें क्या साइलेंट है, नव में आपका के साइलेंट है, तो नव ही बोला जा रहा है। न के लिए एन हो गया, और औ के लिए औ साउंड हो गया ये वाला, तो ये हो गया नव। नेक्स्ट देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, यानी यहाँ से बोला जा रहा है, ये ऑनेस्ट ही बोला जा रहा है। इसमें क्या साइलेंट है, इसमें आपका एच साइलेंट है। तो जो आपका एच साइलेंट है तो ऑनेस्ट, ये देखिए ऑ नेस्ट नहीं है बेटा, नेस्ट, ऑनेस्ट। तो ऑ के लिए ये वाला अ साउंड हो गया, जो उल्टा ए की तरह लिखा था। न के लिए एन हो गया, ऑनी, ई छोटा ई है तो जो आई की तरह लिखा जाता है वो लिखा हमने, ऑनी स्ट, स और ट, स और ट, ऑनेस्ट। तो ये इस तरह से बन गया ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखिए टॉट, 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 तो ट, ये ओ का साउंड, उल्टा सी और दो बिंदी, ओ और ट, वापस ट, तो ये हो गया टॉट। तो इन वर्ड्स, इन द वर्ड्स कैच टी इज साइलेंट, in grudge D is silent, in no K is silent, in honest H is silent, and in taught GH is silent. So in phonetic transcription such silent letters are never written and pronounced. तो ये अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि मैं क्या बताना चाह रही थी, कि जो हम बोलते हैं जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो जो साइलेंट लेटर और वर्ड्स होते हैं उनको कभी भी लिखा नहीं जाता जब हम उसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मेरा जो बताने का मकसद था वो। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट है, इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन राइट ओनली वन सिंबल ऑफ ए लेटर इवन इफ दिस लेटर इज डबल। यानी कई बार हमने देखा है कि इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर जो वर्ड होता है वो डबल डबल
आता है ना। तो जैसे अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कमीशन में डबल एम आया हुआ है, कमीशन जो वर्ड है इसमें डबल एम है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको कमीशन, तो क के लिए के हो गया, क ये वाला हो गया, जो आया है उसके लिए ये वाला साउंड हो गया। मिशन, म के लिए एम हो गया, ई के लिए छोटा वाला जो आई जो लिखा जाता है बड़े आई जैसा, और शन, शन। कभी भी एक ये शन के लिए आप इसको याद कर लीजिए कि ये जो श और न, शन में हमेशा ये वाला ही शन लिखा जाएगा। जब भी कभी शन आएगा तो आपको इसी को यूज़ करना है। इसके लिए भी मैं अलग से पूरा एक चैप्टर आपका बना के समझाऊंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए अफर्म, अफर्म, तो ये आपका फर्म, अफर्म, तो अफर्म। इसमें क्या है, ये जो आई और आर है इसको हम पढ़ते कैसे, अर साउंड आ रहा है ना, अर साउंड, इसलिए ये अर साउंड लिखा है, अफर्म। ओके, नेक्स्ट देखिए लीगली, ल लीगली, तो ल ई के लिए जो आई जैसा जो बड़े आई जैसा जो होता है छोटा ई, ली नहीं, इसमें बड़ा, ये देखो आई जो है ना वो बिंदी वाला आई लगा के फिर उसके आगे 2 डॉट्स लगाई, तो ये छोटा आई नहीं है, ये बड़ा आई है। यानी कौन सी मात्रा हो गई, ये ई, बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे लीगल, लीगली। अब ये वाला जो है ना, ये तो देखिए जो आई है वो बड़ी ई की मात्रा है, और ये जो लास्ट वाला जो है ये छोटी की मात्रा है। तो दोनों जो ई की मात्रा है वो इस वर्ड में आपको क्लियर हो जाएंगी, एक बड़ी ई की और एक छोटी की। बड़ी ई को छोटे आई का जैसे और 2 बिंदी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो छोटी ई है उसको बड़े आई जैसा लिखते हैं। तो ये आपका हो गया लीगली। नेक्स्ट आपका है ट्री, है ना, ट, ये देखिए ट्री, तो ट और र के लिए आर, और बड़ी ई के लिए आई और उसके आगे 2 बिंदियाँ। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, वो जो शब्द में जो डबल लेटर्स होने पर भी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसमें एक सिंगल ही सिंबल को हम यूज़ करते हैं, 2 बार उस सिंबल को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे इसमें डबल एम आया था तो हमने खाली एक एम यूज़ किया है, एफ डबल आया है तो भी एक एफ यूज़ किया है, डबल एल आया है तो भी एक यूज़ किया है, और डबल ई आया है तो भी हमने एक ही यूज़ किया है। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ जो आपका है, इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लेटर आर रिमेन्स अनरिटन इफ इट इज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, बट इफ इट इज़ फॉलोड बाय वॉवल साउंड देन इट इज़ एसेंशियल टू राइट इट। यानी जो आर जब हम लिखते हैं तो अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड उसको फॉलो करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा ये वर्ड है आपका फोर्ट, इसमें फोर्ट में फ के लिए एफ लिख दिया, ओ के लिए आपने ओ का साउंड लगा दिया, और ट के लिए आपने टी लिखा है, लेकिन आर के बाद में जो टी आया है वो कॉन्सोनेंट साउंड उसको फॉलो कर रहा है, तो हम इस आर को नहीं लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड वाले में देखिए आप, ब्रश, सेकंड वाले में ब्रश वर्ड है, तो इसमें BRUSH है ना, तो जो आर है उसके बाद में आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, यहाँ पे आर के बाद में आपका वाल साउंड है। तो जब वाल साउंड लिखा हुआ होता है आर के बाद में तो हम आर लिखते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में। इसमें हमने क्यों नहीं लिखा था आर, क्योंकि आर के बाद में कॉन्सोनेंट साउंड उसको फॉलो कर रहा था, इसमें आर के बाद में उसको वाल साउंड ही फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे लिखा गया। तो ये फ ओ ट, र हट नहीं लिखा था इसमें। और ये जो ब्रश जो आपने का जो नेक्स्ट वर्ड है इसमें ब र अ और श, ब र लिखा गया यहाँ पे, देखिए आर को हमने लिखा है अ और श, ब्रश। फिर नेक्स्ट देखिए नेवर, तो NEVER। अब जो आर है उसके आगे वर्ड जो है वो फाइनली एंड ही आर से हो रहा है, इसलिए हमने लास्ट में भी इसमें आर नहीं लिखा है, तो हमने लिखा है एन ने व, न ए व, ने व। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी आर आप लिखते हो और आर के बाद में कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो जब उसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करते हैं तो हम
आर नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आर के बाद में कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होता और वावल साउंड होता है तो उस आर को भी फोनेटिकली जब ट्रांसक्राइब करते हैं तब लिखा जाता है। और थर्ड पॉइंट इसमें मैंने ये बताया कि इस आर अगर लास्ट में होता है वर्ड के, उसके आगे कोई वर्ड और नहीं होता, एंड हो रहा होता है वो वर्ड आर से, तो भी जब हम उसको फोनेटिकली लिखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लिखते हैं, तो वो आर नहीं लिखा जाता। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो इसीलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आर के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए या आर किसी शब्द का अंतिम अक्षर हो तो आर नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर आर के बाद वॉल साउंड आ जाए तो आर लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ अ वर्ड एंड्स विथ अ साइलेंट ई देन दिस लेटर ई रिमेन्स अनरिटन, कि अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जिसमें लास्ट में ई होता है और वो ई साइलेंट होता है तो उसको भी हम फोनेटिकली जब ट्रांसक्राइब करते हैं तो नहीं लिखा जाता। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो गिव, तो गिव ई साउंड बोल नहीं रहे हैं तो हम लिखते टाइम भी जी ग ई व, ग के लिए जी हो गया, ई के लिए छोटा वाला ई और व के लिए वी, तो गिव ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए बोनाफाइड है ना, तो बी बो ब ओ न अ फ आई साउंड हो गया, ड और ई, बोनाफाइड। ठीक है, यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर ई है और यह साइलेंट है तो इसे नहीं लिखा जाता, लेकिन यदि यह ध्वनि देता है तो ध्वनि के अनुसार सिंबल लिखा जाएगा। जैसे गिव में व पे ही शब्द खत्म हो रहा था, ई बोला ही नहीं जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे भी नहीं लिखा। लेकिन बोनाफाइड अ साउंड, जो ई का साउंड जो है वो बोला जा रहा है, बोनाफाइड ड नहीं है, ड अ भी हो रहा है साथ में ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर ई साउंड लगाया, बोनाफाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन अ वर्ड इफ देर आर टू वॉल्स टुगेदर बट दे गिव आउट अ सिंगल साउंड देन ओनली वन सिंबल ऑफ द साउंड दे गिव इज रिटन। इसको मैं समझाती हूँ। जैसे यदि किसी शब्द में दो वॉवल एक साथ आ जाते हैं लेकिन दोनों मिलकर ध्वनि एक ही दे रहे हो, ठीक है, उनकी ध्वनि एक ही निकल रही है, तो उसी सिंबल को लिखा जाएगा। जैसे अब ये वर्ड है आपका लीव, तो ये ई और ए दो वाउल हैं, ठीक है, लेकिन ये साउंड किसका दे रहे हैं, बड़ी ई का, तो हम यहाँ पे लीव, ल व और ई लास्ट में आया इसलिए नहीं लिखा हमने इसको यहाँ पे फोनेटिकली में, और ई और ए दोनों बड़े ई की मात्रा दे रहे हैं इसलिए हमने लीव। बीफ, तो ब ई और फ, टुक उ साउंड हो रहा है, दोनों उ ओ मिला के उ साउंड दे रहे हैं, तो टी ट उ क। रिसीव, ये बड़े की साउंड है तो री र ई सी व, रिसीव। बिलीव, यहाँ पे भी आई और ई एक ही साउंड दे रहे हैं बड़ी का, तो ब ल बी ली व, लीव, बिलीव। कॉट, क ओ ट, बॉट, ब ब्रॉट, सॉरी ब र ओ ट, बॉट। तो ये भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि यदि किसी शब्द में दो वावल एक साथ आते हैं लेकिन दोनों मिलकर एक ही ध्वनि दे रहे होते हैं तो वो जो ध्वनि निकल रही होती है उसका सिंबल लिखा जाता है, इनका सिंबल नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट देखिए, इन अ वर्ड इफ टू वावल्स आर टुगेदर एंड गिवन आउट साउंड ईदर ऑफ डिप्थोंग्स और ऑफ इंडिविजुअल वावल देन डबल सिंबल्स ऑफ द साउंड दे रिप्रेजेंट विल बी रिटन। जैसे आपने देखिए ई और ए है ना, ये दोनों ई और ए मिलके किस चीज़ का साउंड दे रहे हैं, ई का साउंड दे रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे नियर, ठीक है, देयर, यहाँ पे भी ई का साउंड, द और ई, देयर। पियर, यहाँ पे ई और अ, पियर। पुअर, उ और अ है तो डबल ओ, लेकिन उ साउंड है तो उ आ गया। बाय, ब आई बाय, बे ए साउंड। बॉय, ऑय, ओ वाई का साउंड क्या है, ऑय, तो ऑय साउंड। नाउ, आउ, तो आउ साउंड। तो यदि किसी शब्द में दो स्वर ध्वनियाँ एक साथ हैं और वे दो स्वर या तो डिप्थोंग के या स्वतंत्र वाउल के निकलते हैं तो उनमें दो सिंबल ही लिखे जाते हैं, क्योंकि आउ साउंड है, जैसे ओ और डब्ल्यू है लेकिन आउ साउंड है तो आउ आ गया, ओ और वाई है ऑय साउंड, ए और वाई है ई साउंड,
यू और वाई है, ए साउंड है ना, तो इस तरह से आई साउंड, तो इसको हम लिखेंगे। अ मोनोसिलेबिक ऑफ द लेटर ओ और ओ ऑफन बट नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट द सिंबल औ, कि ज़्यादातर औ ही होता है, जैसे ओ मोनोसिम सिलेबिक जो वर्ड्स हैं, ए यानी ए की सिलब जिसमें आ रहा हो, जैसे वर्ड है आपका होम, औ, होम, औ साउंड आ रहा है, बाउल्ट, औ साउंड आ रहा है, क्लाउज, औ साउंड आ रहा है, रोट, औ साउंड आ रहा है, बाउस्ट, औ साउंड आ रहा है, काउट, औ साउंड आ रहा है। तो इन सब में एक स्वर ध्वनि वाले शब्द जिनमें ओ या ओ ए होते हैं, वे अक्सर हमेशा नहीं है, मतलब औ की ध्वनि ही देते हैं। नेक्स्ट देखिए कि इफ़ ए वर्ड इज प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस और बिफोर एस और ई एस देर इज नॉट एफ फ क प ट, देन एस गिव्स द साउंड ऑफ ज, बट आफ्टर फ क प ट द लेटर एस गिव्स द साउंड ऑफ स। अच्छा, यानी कि जब फ क प और ट के बाद एस अक्षर स का साउंड देता है, किंतु शेष सभी अक्षरों के बाद एस अक्षर ज का साउंड देता है। जैसे यहाँ पे तो हमने क्या लिखा, टी ए पी एस, हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, टैप्स, है ना, तो ट ए प और स साउंड है, लेकिन टैग्स ज साउंड आ गया यहाँ पे, फैट्स, फेट्स, तो यहाँ पे स साउंड आ गया, मैंगोज, तो यहाँ पे मैंगूज, ऊज, ज साउंड आ गया। यानी स और ज में क्या डिफरेंस है, वो दोनों हमें इन किस अक्षर के बाद में ये एस आ रहा है उससे हम डिसाइड करेंगे कि अगर ये प पी के बाद में स का साउंड है तो स बोलेंगे, और अगर ज साउंड आता है अगर जी के बाद में हो तो वो ज बन जाता है, टी के बाद में हो तो वापस वो स ही बोलेंगे, और औ जैसे है उसके पीछे आया तो हमने उसको ज साउंड बोला। तो इस तरह से नेक्स्ट देखिए, इफ अ वर्ब एंड्स इन ईडी एंड इज preceded by the same or different double letters which gave one sound jointly, then ed is changed into t। जैसे past, p a डबल s e d है, तो जो डबल s e d है उसको हम स्ट बोलेंगे, स्ट, यानी ट पे वो खत्म हो रहा है, तो पास्ट, प आ और स और ट। ये देखिए प आ, तो पी ए पा, डबल एस ई डी, आ के लिए आ साइन साउंड हो गया पा स्ट, डबल एस ई डी है तो उसके लिए स्ट, एस और टी, पास्ट, ठीक है। पैक्ड, पैक्ड, पी के लिए प, ए के लिए ए साउंड, क के लिए के, और वापस ये जो ई डी है इसके लिए हमने टीस। पुश्ड, प के लिए प, ऊ के लिए ऊ का साउंड, श के लिए वापस ये सिंबल श वाला, और ईडी के लिए ट, यानी जहाँ पे भी ईडी आ रहा है उसके लिए हमने कहा क्या यूज़ किया है, ट, यानी हमने ट साउंड यूज़ किया है ईडी के लिए। तो यदि किसी क्रिया में ईडी से पहले दो एक जैसे अक्षर या दो अलग अलग अक्षर मिलकर एक ही प्रकार का साउंड देते हैं तो ईडी का जो साउंड है वो ट हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे ट होगा ईडी का साउंड, जहाँ पे अक्षर या दो अक्षर अलग अलग अक्षर मिलकर एक ही प्रकार का साउंड दे रहे हों। अब 11th पॉइंट देखिए, फोनीम्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आर ई ए डी है तो इसमें आर जो है वो क्या है आपका, ये तो अब बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। आर जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, डी जो है वो भी आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और बीच में ई जो जो है वो आपका सिलेबल है, ठीक है। तो एस का मतलब है सिलेबल। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट, सिलेबल, कॉन्सोनेंट यानी तीन फोनीम्स हैं।
यह इंग्लिश साउंड सिस्टम की सबसे छोटी इकाई भी होती है। नेक्स्ट, सिलेबल्स आपके 20 वॉल साउंड्स हैं, जिसमें लॉन्ग वॉल्स, शॉर्ट वॉल्स एंड डिप्थोंग्स के साउंड होते हैं। सिलेबल्स कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर शब्द या उनके सही उच्चारण की रचना करते हैं। अतः एक शब्द में जितने वाउल साउंड होंगे तो सिलेबल भी उतने ही कहलाएंगे। जैसे शब्द ट्रेन का स्ट्रक्चर, अब आप देखिए ट्रेन शब्द जो वर्ड है, सिलेबल क्या है वो अब आपको इसमें बताया जा रहा है। तो CCVC अर्थात कॉन्सोनेंट, क्योंकि टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, आर जो है वो आपका वापस कॉन्सोनेंट है, ए और आई ट्रेन, आई साउंड है ना वाउल साउंड, और वापस आपका जो एन है वो वापस कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह शब्द का स्ट्रक्चर ज्ञात करके आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करें तो आसानी रहेगी। तो अंग्रेज़ी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको आपको जब फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करना है तो आप अगर उनको कॉन्सोनेंट, सिलेबल, कॉन्सोनेंट ऐसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे, जैसे ये वाला चीज़ अगर आप समझ गए तो आप उसको फोनेटिकली ईजिली कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ वर्ड्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे किया हुआ है, आप उसको देखिए तो आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। हाँ, ये देखिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मोनोसिलेबिक वर्ड्स। मोनोसिलेबिक जिसमें एक ही सिलेबल हो, जिन शब्दों में केवल एक ही वाउल साउंड होता है उसे मोनोसिलेबिक कहते हैं। वाउल साउंड के अकॉर्डिंग हम मोनोसिलेबिक, डाइसिलेबिक इसे डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए आपका वर्ड है कैट, नहीं सॉरी ईट है आपका वर्ड। तो EAT, तो E A को मिलके क्या बन गया, ई साउंड बन गया है ना, तो ये एक हो गया ई और ट। तो ईट को जब हम, तो यानी इसमें क्या था, एक वाल साउंड आपका जो ई है वो बड़ी ई हो गया, ई और ट, तो एक कॉन्सोनेंट है और एक आपका इसमें वाल साउंड है। लव, लव, तो ल और व, और इसमें अ साउंड एक ही है बीच में, तो ये भी मोनोसिलेबिक है। टेक, ट, ट, ए के लिए एक वाउल साउंड हो गया है आपके, ए साउंड हो गया, आई, टेक। तो ट और क दो कॉन्सोनेंट है, बीच में एक वाउल है। ट्राई, तो ट और आई, राई, ट और र, ट और र दो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, और आई, ट्राई, आई जो है वो आपका एक वाउल साउंड हो गया। हेड, ह और ड, और बीच में अ साउंड है। तो वाउल साउंड कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। फिर फ्रिक्शन, फ, यानी ये जो CVCCC ये जो है इसको आप समझिए। सी का मतलब है कॉन्सोनेंट, यानी पहला जो वर्ड है एफ वो है कॉन्सोनेंट, फिर है वाउल साउंड, ई साउंड है ना, फिर के दोबारा से जो आपका है क, ये वापस आपका कॉन्सोनेंट आ गया, श भी कॉन्सोनेंट आ गया और न भी कॉन्सोनेंट आ गया। तो यानी वाउल साउंड सिर्फ इसमें एक है। वैसे इसमें भी एक ही वाउल साउंड, इसमें भी एक ही वाउल साउंड, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक, इसलिए इसको मोनोसिलेबिक कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में डायसिलेबिक वर्ड्स, इनमें दो वाल साउंड्स होते हैं। अब दो वाल साउंड आप कैसे देखेंगे, अब इसको आप देखिए। अब इसमें आप देखिए वाल साउंड यानी वी जो लिखा हुआ है, फादर, तो फ आपका कॉन्सोनेंट, आ जो आपका वाउल साउंड, द वापस कॉन्सोनेंट, और और र को आपने बताया था ना कि अगर लास्ट में आर होगा तो उसको लिखेंगे नहीं, फोनेटिकली जब लिखेंगे तो ये जो साउंड है वो यहाँ पे आ गया। तो इसमें क्या हो गया कि दो वाल साउंड हो गए और दो ही आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो जो दो वाल साउंड है इसलिए ये डायसिलेबिक हो गया। नेक्स्ट आप देखिए सिविल, सिविल, तो सी विल, यानी यहाँ पे वापस आपके ई और ई दो आपके वाल साउंड्स आ गए। नेक्स्ट देखिए मीकली, तो म एक वाल साउंड आ गया, ई बड़ी वाला, क वापस कॉन्सोनेंट आ गया, ल वापस कॉन्सोनेंट आ गया और ई वापस आपका एक वाल साउंड आ गया। तो इसमें दो वाल साउंड, मोनो डाइसिलेबिक। वैसे ही ग्रैंडियोर, ग्रैंडियोर में जी, ग, र, ये दोनों आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हो गए। व, एन,
ए साउंड जो है ये आपका वाल साउंड हो गया, कौन सा, बैट वाला। ग्रै, न वापस कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। ड वापस आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। और ये ग्रैंडियर, अ, ये आपका लास्ट में वापस एक वाउल साउंड हो गया। तो इस तरह से आपका ये डायसिलेबिक वर्ड्स हो गए। फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ट्राइसिलेबिक वर्ड्स भी होते हैं जिनमें 3 वावल साउंड्स होते हैं। अब 3 वावल साउंड्स आपको कहाँ से पता चल रहे हैं, ये आप देखिए, इसमें आप देखिए एनविसेज। तो ये जो वी, अब आप खुद देखिए व और व, जो यहाँ पे वी लिखा हुआ है ना, वो वाले आपके यहाँ पे वावल साउंड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ये आ गया आपका एन, ई, है ना, ई न, ई न कॉन्सोनेंट है, ई आपका वॉल साउंड है, व वापस आपका वॉल साउंड है, ई ये वाला वापस आपका कॉन्सोनेंट, ये फर्स्ट कॉन्सोनेंट हो गया, सेकंड कॉन्सोनेंट हो गया, वॉल साउंड हो गया, सॉरी, फर्स्ट वॉल साउंड, सेकंड वॉल साउंड, और वापस यहाँ पे आपका ये थर्ड वॉल साउंड। अब आ गया समझ में आपको कि ठीक है। तो इस तरह से ये आगे से आपके आपका टेट्रासिलेबिक भी हो सकता है। अभी आप इतना ही समझिए, ये अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। हम वापस उसी जगह पहुंच गए, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये फोनेटिक चार्ट से हम अपना जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो समझा दिया है मैंने, कि किस तरह से वॉल साउंड्स होते हैं, कौन से कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे को मोनोसिलेबिक, डायसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक भी आज हमने डिस्कस कर लिया। अभी आपकी 2 क्लासेस और होंगी फोनेटिक्स की, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और इनको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब भी करेंगे। तो थोड़े से कॉमन से वर्ड्स होते हैं कि कहाँ पे अ साउंड जैसे कॉमन होता है कि उसको कहाँ लिखना है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिसमें जैसे शन है, अड है, इन सब में कुछ पर्टिकुलर, हाँ, आपको याद ही करा दूंगी कि मैंने जैसे शन आया तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन से सिंबल्स हमारे को लगाने हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, पढ़ाना हुआ आपको समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट होते हैं, मैं लाइव क्लासेस भी आपके लिए ना स्टार्ट कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आपके घर पे जो छोटे भाई बहन हैं आपके, जो 6 से लेके 12th क्लास तक की जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो CBSE की हो, चाहे वो RBSE की हो, आप उनको भी बहुत बताइए, रिकमेंड कीजिए कि वो लोग भी इस लॉकडाउन पीरियड में घर पे रहें, सेफ रहें और वीडियो से पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई के टच में रहें, छोड़े नहीं। और 10th और 12th वाले बच्चे जो हैं वो मॉडल पेपर्स ज़रूर देखें, सॉल्व मॉडल पेपर्स मैंने इसमें अपलोड किए हुए हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।